अडानी आएंगे और कछुओं को ले जाएंगे, उसके बाद कछुओं से वो शायद कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, या फिर हो सकता है कि राहुल गांधी भी कछुओं से पॉलिटिक्स करवाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि पीएम मोदी जो हैं अंगेन घात्रम बन के सुपर हीरो की तरह सब कुछ रोक दे, या फिर हो सकता है शी जिनपिंग भंगड़ा पाएं। कुछ भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। निकोबार प्रोजेक्ट पर इतनी गजब कंट्रोवर्सी, इतना भयानक कंट्रोवर्सी आखिरकार क्यों हो रही है? अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं। ये भारत के लिए कितना ज़रूरी है, हम इसकी बात करेंगे। क्या क्या क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, कितना डेंजरस है ये भारत के लिए, हम इसकी भी बात करेंगे। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लंबे समय से मैंने इस पर लेक्चर नहीं बनाया, हालांकि इस पर लेक्चर बनाया है बट पहले बनाया है। अभी एनजीटी ने इसको क्लियर कर दिया है एकदम से। भाई अब प्लानिंग शुरू हो गई है और इसको लेकर राहुल गांधी निकोबार ही चले गए। मतलब बढ़िया है, राहुल गांधी निकोबार चले गए। वेस्ट बंगाल में होना चाहिए था वैसे उनको, बट कोई बात नहीं, निकोबार चले गए। उनको लगता है कि किसी दिन लोकसभा सीट यहाँ पे आएगी या फिर विधानसभा अगर यहाँ पे बनेगी तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है भाई, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बीजेपी का आईटी सेल भी एक्टिव हो गया है भाई, जो भी इसकी बुराई कर रहा है उसको चाइनीज़ एजेंट बोला जा रहा है। देखो यार, हम पॉलिटिक्स को साइड में रखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों चीज़ों को देखेंगे। आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है, मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊंगा। ओके, शुरुआत में जो बोला भाई बुरा मत मानना, आजकल थोड़ा सा ड्रामेटिक इंट्रोडक्शन मैं करता हूँ। पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। मैंने लंबे मतलब एक्चुअली कहने कि मैं देख रहा था, बहुत डिस्कशन चल रही थी, मैंने जानबूझ पे इस पर वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा पहले कर लो, है ना, बड़े लोग हैं करते होंगे, पहले सब कर लो, उसके बाद अपन जो है एनालाइज करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एआई का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है और ये 4 कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। तो देखो भाई, अंडमान और निकोबार तुम गए हो, पहले हम इसकी ज्योग्राफी समझ लेते हैं। अंडमान तो यार हर कोई अंडमान जाता है, 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है, 37 में लोग जाते हैं घूमने। और अंडमान एंड निकोबार मतलब ये हनीमून के लिए तो तबाही मचा रखी है। अंडमान में तो हर कोई जा रहा है सेल्युलर जेल देखने, काला पानी बोला जाता था पहले से, ये पूरा का पूरा जो एरिया है। तो अंडमान हर कोई घूमता है। उधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान है ना। अब ये अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे ही आपका जो है प्लेन लैंड करता है। लेकिन थोड़ा सा आप नीचे आइए, ये दिख रहा है ना 10 डिग्री चैनल, है ना, ये लैटिट्यूड्स है ना, डिग्रीज में है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, यहाँ ये जो आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं इसको कहते हैं निकोबार आइलैंड। 36,000 टोटल इन सारे आइलैंड्स पे लोग रहते हैं, ठीक है। 22 के करीब आइलैंड्स हैं, बड़ा एरिया है, ठीक है, अच्छा खासा 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का। सबकी अगर बात करते हैं, सारे आइलैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तो बढ़िया है। ज्योग्राफी कुछ ऐसी है ना दोस्त कि इधर अगर आप जाओगे, इधर राइट में, तो मलक्का मिल जाएगा। 150 किलोमीटर यहाँ से इंडोनेशिया है, फटाक से इंडोनेशिया पहुँच जाओ, फटाक से सिंगापुर पहुँच जाओ, फटाक से थाईलैंड पहुँच जाओ। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो है चीन का पास होता है। ओके, यूनेस्को ने बड़ी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ये जो है ना, ये ग्रेट निकोबार, ये सबसे बड़ा है, ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। इसी यही ग्रेट निकोबार को ही, ये जो है ना ग्रेट निकोबार में ही बातें चल रही है कि यहाँ बातें क्या चल रही है, यहीं पे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। ये बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे, बट ये वाला आर्कीपेलगो है बेसिकली। ये पूरा अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं। ओके, तो नॉर्थ में आपको अंडमान आइलैंड मिलेंगे और साउथ में जो है आपको निकोबार आइलैंड मिलेंगे। अब देखिए, यहां पे गजब की डाइवर्सिटी है, गजब की डाइवर्सिटी। मतलब पहाड़ के साथ साथ समुद्र तो खूबसूरत है ही है। कम टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट जाते ही नहीं है बेसिकली, बहुत कम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट। कहां से आप जाओगे, क्या करोगे आप यहां पे जाके? हाईएस्ट पॉइंट क्या है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, एक माउंटेन है, हाईएस्ट पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब यहां पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये रेन फॉरेस्ट बड़े जबरदस्त होते हैं, इक्वेटर के पास एक झमाझम बारिश होती है और ये मतलब कहते हैं ना कि ये एवरग्रीन है, मतलब ये पत्ते झड़ते नहीं। जैसे भारत में ज्यादातर आपको डेसिडुअस, पर्णपाती, कि पेड़ पानी को बचाता है,
तो वो पत्ते जब जब भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे पतझड़ होगा, तो अपने मतलब बेसिकली वो पत्ते को झाड़ देता है, खत्म कर देता है, अपने पत्ते गिरा देता है ताकि पानी को बचा सके। और फिर जब बारिश आती है तो वापस ये और दूसरे तरीके के होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो जबरदस्त होते हैं, जहां पे खूब बारिश होती है तो झमाझम हमेशा ये पेड़ जो हैं इनमें आपको पत्तियां मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे, और बहुत बड़े होते हैं। मतलब अमेजोन में तो आप मान के चलिए, अमेजोन में तो ये पूरा ढक लेते हैं आसमान को, नीचे तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है। अभी अमेजोन जो है ना, अमेजोन को भी खाली आप ये मान के चलिए कि 40-30-40% तक एक्सप्लोर किया है। पूरा अमेजोन तो एक्सप्लोर ही नहीं है। पता है क्यों? यही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से ये इतने घने होते हैं। यही पेड़ आपको यहां पे निकोबार में मिलेंगे। बहुत बारिश होती है यहाँ पे, जबरदस्त। मतलब आप जब भी जाएंगे बारिश मिलेगी ही आपको, आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, भूकंप आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बर्मी सुंडा प्लेट है, सीजमली बहुत एक्टिव है ये, ठीक है। इसका मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, दूर जाती हैं। अर्थ को एक प्रोन है, सुनामी सेंसिटिव है। 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी, तो यहाँ जो शॉम्पेन ट्राइब है उनको शिफ्ट कर दिया था, ईस्ट कोस्ट में चले गए थे वो। गैलेथिया रिवर है, गैलेथिया यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये कैम्बेल, एक तो कैम्बेल है क्योंकि ये यूनेस्को ने अपने, इनका जो पूरा प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का, यूनेस्को का, तो उसमें ये गैलेथिया और कैम्बेल, ये दो पार्क्स हैं, इसको इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में डाला है। तो यूनेस्को के संरक्षण में है गुरु, ये भी आप मान लो। और 3 नदियां यहां पे भी आपको मिल जाएंगी, डगमार, एलेक्जेंड्रा और गैलेथिया। जायंट लेदरबैक टर्टल्स आपको मिलते हैं, कोरल्स आपको मिलती है बहुत खूबसूरत, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपको मिलते हैं। पता है एक मगरमच्छ कितना जीता है? 100 साल तक जी सकता है। और ये जो क्रोकोडाइल टर्टल है, ये तो भैया 150 मतलब 100, 150, 200, 250 सालों तक जी सकते हैं। तो ये लेदरबैक टर्टल्स यहाँ पे आपको खूब मिलेंगे, खूब कछुए आते हैं, रेयर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सांप वाप, बढ़िया। कोरल्स, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोरल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट। कोरल्स आर लाइक रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। दुनिया में कार्बन नहीं है, कोरल्स की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉम्पेन है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, 900 के करीब, नहीं शायद 230 है, ठीक है, 230-250 के करीब जो है ये ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। निकोबारीज हैं, ये ज़्यादा सेटल्ड हैं, थोड़ा सा कोस्टल एरिया में ये लोग ज़्यादा रहते हैं। ऑयल यहाँ पे मिलेगा, ट्रेड की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, इंपोर्ट्स, चाइनीज शिप्स यहाँ से जाते हैं, ग्लोबल कार्गो यहाँ से जाता है, राइट। इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, इंदिरा पॉइंट। जायंट टर्टल्स यहाँ पे अपने अंडे देने आते हैं, जितने भी लेदरबैक टर्टल्स हैं यहाँ पे अंडे देने आते हैं। भारत का ये लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन है, पॉपुलेशन है ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं। भारत का ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड यहाँ पे है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने ज्योग्राफी समझ ली, मैंने समझा दी। अब हम आते हैं निकोबार प्रोजेक्ट पे। एक थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं, आखिरकार ये निकोबार प्रोजेक्ट क्या है। ये वाला जो ग्रेट निकोबार है जो मैंने आपको बताया, इसको सिंगापुर बनाने की बात हो रही है। बस निकोबार थोड़ा सिंगापुर से जो है वो बड़ा है, ये ग्रेट निकोबार, और हांगकांग से थोड़ा छोटा है, आप ऐसे समझिए। अब जिस तरीके से सिंगापुर को बनाया, उनके प्रधानमंत्री कौन थे वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे आइडल है, गजब आदमी थे, गजब आदमी, बदल के रख दिया उन्होंने सब कुछ। और जिस तरीके से हांगकांग भी बना, उसी तरीके से इसको एक ट्रांसशिपमेंट हब, मेन यही है, बनाने की तैयारी है कि हमारे पास ट्रेड पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा ट्रेड पोटेंशियल है, तो हम क्यों ना निकोबार को डेवलप करें। 2000 से पहले तक कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2001 के बाद स्ट्रैटेजिक अटेंशन बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? चाइना की नेवल एक्टिविटी, सिर्फ चाइना की वजह से, चाइनीज नेवल एक्टिविटी और इंडो पैसिफिक एकदम से उठा, क्वाड की उस समय बात चलने लगी। तब भारत को यह एहसास हुआ, इंडियन नेवी को एहसास हुआ कि मैरीटाइम सर्वेलेंस की यहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेवल एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2001 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब एक अंडमान एंड निकोबार कमांड यहां पे स्टैब्लिश किया गया। पहला आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यहां पे आपको मिलेंगे, फर्स्ट था ये जहां पे तीनों कमांड आपको मिले, ठीक है।
2004 में सुनामी आई, सब कुछ बदल गया। भयंकर कोस्टल डिस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, लैंड जो है वो सब्सिडाइज कर नीचे घुस गया, ठीक है, ज़मीन पानी के मतलब पानी ऊपर आ गया ना, तो घुस गया, पूरा का पूरा ज़मीन ही घुस गई, पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई, बड़ी तबाही हुई। 2000 फिर कट टू 2014 से 2018, 10 साल बाद अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जब नरेंद्र मोदी आते हैं वो कहते हैं कि ये सबसे सेंट्रल है हमारे लिए। चाइना अब इंडियन ओशन में पूरी तरीके से घुस चुका है, चाइना हर जगह घुस चुका है। मलक्का से चाइना जाता है, चोक पॉइंट है, अगर हम मलक्का को 80%, ये मलक्का रीजन से पूरा का पूरा ट्रेड होता है चाइना का, चाइना की शिप्स यहाँ से जाती हैं, तो वो भारत के पास, भारत का ट्राई सर्विस कमांड काफ़ी लंबे समय से हम इसको पकड़ सकते हैं, इसको चोक कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में लगातार बढ़ती गई। स्पाई ड्रोन्स मिले हैं, स्पाई ड्रोन्स कोलंबो में, श्रीलंका में चाइना कहता है कि हम तो वेदर के लिए शिप्स भेज रहे हैं, बट वो स्पाई के लिए शिप्स भेजता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना ने इस तरीके की स्ट्रैटेजी लॉन्च की, प्लान लॉन्च किया, पोर्ट्स बनाए, चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की, समुद्र के रास्ते से भी और सड़क के रास्ते से भी। तो इंडिया ने बोला ई ना चौलबे, खेला होबे, तो आइलैंड को डेवलप करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स हब्स बनाने पड़ेंगे और नेवल मलक्का स्ट्रेट तक जानी चाहिए। 2020 में 2020 में एक मेगा प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू होती है। नीति आयोग ने पूरा प्लान बनाया, सरकार ने बोला कि हम पूरे आइलैंड को डेवलप करते हैं। अब देखिए, पूरे आइलैंड का मतलब ये नहीं कि पूरे ही आइलैंड को डेवलप कर देंगे, 15%, 15%, ये ग्रेट निकोबार का 15%, यानी कि लगभग 165 से 200 स्क्वायर किलोमीटर तक हम इस पूरे एरिया को डेवलप करेंगे। समझ रहे? 2021 में डिटेल्ड प्लान आता है और एनवायरमेंटल स्टडीज हुई, क्योंकि देखिए ये CRZ में आता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NGT की बहुत तगड़ी गाइडलाइंस है, आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। भारत चाइना तो है नहीं, अभी तक चाइना होता उड़ा दिया होता सब, पूरा ये क्या, ये अंडमान निकोबार सब, लेकिन हम चाइना नहीं है। सबका साथ सबका विकास, और भैया हम नेचर के साथ चलते हैं, सबको देखना है हमको। तो ऐसा नहीं कि रातों रात आप इतने पेड़ उखाड़ देंगे और रातों रात जो है आप पूरी इकोलॉजी को ही ख़राब कर देंगे। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, EIA। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स उसी दौरान, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट और इकोलॉजिस्ट, उन्होंने आपत्ति जताई और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। वैसे ही पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, भारत में तो और ज़्यादा, भारत तो और ज़्यादा वल्नरेबल है, और गर्मी बढ़ा दो। टर्टल्स का क्या होगा? जहाँ पे लेदर बैक टर्टल्स आते हैं, अंडे देते हैं, आप उनके अंडे को भी मार दोगे, टर्टल्स को भी मार दोगे, उनको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। सीज्मिक रिस्क है, वैसे ही ये सीज्मिक जोन में आता है, भूकंप आते रहते हैं, और ट्राइबल इम्पैक्ट तो है ही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन हम सबको पता है 2022 में, लेकिन ये सब बातों पे बोला कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट कर दिया गया, ठीक है, और बोला कि देखिए सरकार ने ये बोला कि हम किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करने वाले, हम सबका ख्याल रखेंगे, हम टर्टल्स का भी ख्याल रखेंगे, हम पेड़ों का भी ख्याल रखेंगे, हम सबका ख्याल रखेंगे। हम पूरे आइलैंड को नहीं बदल रहे महाराज, हम एक छोटे से पार्ट को बदल रहे हैं, तो इसको किसी को क्या दिक्कत है? तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ। अब जब जैसे ही 2022 में क्लियरेंस मिला, तो यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोला सरकार असेसमेंट अंडर एस्टिमेटेड है, हड़बड़ी में किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, फॉरेस्ट डाइवर्जन बहुत मैसिव है, इट इज़ टू मैसिव, ट्राइबल प्रोटेक्शंस की बात की गई है वो टोटली इनसफिशिएंट है। सपोर्टर्स ने बोला कि देखिए समझिए इस बात को, इट इज़ स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी। हमने अंडमान एंड निकोबार को भी डेवलप किया है, मतलब अंडमान को डेवलप, अंडमान में देखिए बढ़िया डेवलपमेंट है, वहाँ के कोई किसी को प्रॉब्लम है, बल्कि और लोगों को रोज़गार मिल गया। जो वहाँ की ट्राइब्स थे अब वो बहुत ज़्यादा खुश है, खूब पैसा आता है अंडमान में। सेफ गार्ड्स पॉसिबल है, हम सारे सेफ गार्ड्स जिसको भी चाहिए हम सबको सुरक्षा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप करते रह जाइए, उधर चाइना सब ले जाएगा। कल को जब चाइना कुछ बड़ा करेगा, वैसे ही हम घिर चुके हैं, तो हमसे मत बोलिएगा। ये इंडियन नेवी ने ये बताया है, इंडियन नेवी ने बताया। और जब आर्मी कुछ कहती है दोस्तों, तो बहुत सोच समझ के कहती है। 2023 लीगल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इतना आसान थोड़ी ना ये प्रोजेक्ट।
इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला कि अच्छा आप ये सारी बातें बोल रहे हो, आपके पास कोस्टल रेगुलेशंस परमिशंस हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस परमिशंस हैं, आप पेड़ को काट दोगे। देखिए मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए, किसी भी पेड़ को। पेड़ की उम्र, एक पीपल का पेड़ 2500 साल तक जीता है, आप पेड़ को नहीं काट सकते, बहुत जबरदस्त रिपरकशंस होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट असेसमेंट आपने किया, पेड़ के साथ रहो ना, काटने की क्या जरूरत है। 2024-25 मामला एनजीटी में गया, प्रिपरेटरी वर्क शुरू हो जाता है। लैंड प्रिपरेशन, कहां से जमीन आएगी, प्लानिंग करो। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड वर्क शुरू हो गए, लोगों को यहां पे भेजा गया और डिफेंस डिस्कशंस होने लगे। सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना से बढ़ने लगी, इंडो पैसिफिक कंपटीशन बढ़ने लगा, चाइना बहुत सारे आइलैंड्स पर कब्जा करने लगा। फाइनली एनजीटी ने क्लियरेंस दे दी और अब यह प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का यह प्रोजेक्ट है, तो यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें फेज 1 में पोर्ट ग्राउंड वर्क, यहां पे बोल रहे हैं कि देखिए ट्रांसशिपमेंट, सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि यहां क्या क्या बनेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो इसको सिंगापुर की तरह बनाया जा रहा है। अब सिंगापुर तो हाईली डेवलप्ड है, तो हमारे पास अगर सिंगापुर मतलब सिंगापुर है तो हम क्यों उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सिंगापुर में सबसे बड़ी बात यह है कि शिप्स बहुत पैसा देते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या है ना कि जैसे ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि बड़ा शिप आया, उसके बाद सामान जैसे आ रहा है, जैसे ट्रेन में सामान आया, उसके बाद वो सामान उतार के ट्रक वर्क में भेज दिया, बहुत सारी ट्रक्स में भेज दिया, ठीक है, ट्रांसफर द शिपमेंट एक तरीके से। दूसरा, शिप्स आते हैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के लिए, आप जाते हो 1000 किलोमीटर, तो 200 300 किलोमीटर रेस्ट करते हो ना, ठीक है। तीसरा भाई, जब पूरी दुनिया का देखिए अभी क्या है ना कि इंडोनेशिया है आपके पास, बात सही है, सिंगापुर भी है, बट यहां पे कंपटीशन बढ़ेगा और भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और भारत के पास एक ट्रस्ट फैक्टर है ना। भारत पूरी दुनिया को जो है, कल को पता चाइना को भी बिजनेस दे दे, हम मलक्का इतनी बात कर रहे हैं, पता चला भारत बोलते हैं अबे सुनो, तुम छोड़ो सीपैक, तुम यहीं से लेके जाओ, तुम यहीं से इंपोर्ट, कोई बात नहीं, हमको पैसे देते रहो। तो बिजनेस आएगा, बिजनेस, ये सरकार का कहना है। तो सबसे बड़ी सेंटर पीस ऑफ द प्रोजेक्ट है ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। सिंगापुर, कोलंबो, अब कोलंबो सिंगापुर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, ठीक है। क्लैंग जो मलेशिया में है, तो कैपेसिटी 14 से 16 मिलियन TEU एनुअली है, ठीक है। जो TEU बेसिकली ये कंटेनर का मेजरमेंट होता है, तो आप समझ सकते हो 16 से मतलब 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़, इतने ज्यादा कंटेनर, गजब। भारत, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है। भारत का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, अनटैप्ड है, हम अभी तक उस पोटेंशियल पे जा ही नहीं पाए, हनुमान जी हैं हम, क्या करें। तो भारत एक मेजर मैरीटाइम लॉजिस्टिक पावर बन के उभरेगा और कोई हमको हिला नहीं पाएगा, बढ़िया। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड क्या होता है, जिस प्रोजेक्ट को शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब कुछ नहीं है वहां पे, उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। तो अब यहां पे डुअल यूज एयरपोर्ट, यानी कि सिविलियंस की बल्ले बल्ले लोग आएंगे, एक टाउनशिप बनाई जाएगी, पूरा शहर बना दिया जाएगा, पूरा का पूरा शहर। बट ध्यान दीजिएगा, ये 15% एरिया में बनेगा, ऐसा नहीं कि पूरे आइलैंड को तबाह कर रहे हैं, 15% एरिया में। और मिलिट्री भी इसको यूज करेगी, मिलिट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और सिविलियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये एयरपोर्ट भाई देखो, जाहिर सी बात है कि अभी आपको बहुत लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता है अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जाते हो। अब यहां से आप सीधा फ्लाइट पकड़ो, है ना, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगी, कार्गो मूवमेंट होगा, नेवल और एयरफोर्स ऑपरेशंस होंगे और रैपिड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तुरंत। मिलिट्री यहां पे साउथ ईस्ट नेशंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये पार्ट हो सकता है इनफैक्ट। और बहुत सारे जो देश है वो हम पे, क्या मैंने बताया कि ट्रस्ट करेंगे। एक टूरिज्म हब भी बन सकता है, जैसे अंडमान है, अभी निकोबार में उतने टूरिस्ट नहीं आते हैं। देन देयर इज मैसिव टाउनशिप की बात की गई है कि यहाँ पे शहर, रेजिडेंशियल एरियाज, लोगों को यहाँ पे आके बसाया जाएगा, होटल्स, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसेस, इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सब बनाए जाएंगे, पावर प्लांट बनाया जाएगा। इस सब कुछ को डील करने के लिए पावर प्लांट होना चाहिए कि नहीं, तो गैस बेस्ड जनरेशन, सोलर एनर्जी, ये सब बनाया जाएगा। रोड्स, ब्रिजेस होंगे, न्यू रोड्स, कम्युनिकेशन, वाटर सिस्टम, ये सब, सीवेज सिस्टम,
एंड मिलिट्री और नेवल एक्सपेंशन तो होगा ही होगा। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं यहां पे बनाई जाएंगी। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होगा। अभी देखिए इसको लगेगा कम से कम नहीं तो 10 साल, 5 से 10 साल लगेंगे। ठीक है, सो फेज 1 में क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा जरा, कि सबसे पहले पोर्ट का ग्राउंड वर्क, क्योंकि मेन तो हमको पोर्ट बनाना है। इनिशियल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, कि कैसे एयरपोर्ट बनाएं और पोर्ट्स बनाएं, क्योंकि मेन यही दो चीजें हैं। रोड्स एंड लॉजिस्टिक्स। देन फेज 2 में एक्सपैंडेड शिपिंग ऑपरेशंस, टाउनशिप ग्रोथ, शहर पूरा बनाया जाएगा, कमर्शियल एक्टिविटी और डिफेंस एक्सपेंशन। फेज 3 में सिंगापुर जैसा बना देंगे, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑन इंक्रीज होगी। ये चीजें हैं, समझ गए आप? तो ये पूरा प्रोजेक्ट समझ गए। अब समझिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं और यहां पे सरकार का क्या कहना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, इन सब चीजों को बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटोगे? मैसिव रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होगा, 130 स्क्वायर किलोमीटर का प्राइमरी रेन फॉरेस्ट काटा जाएगा। अब सरकार से जब ये पूछा तो सरकार बोली इतने हम हरियाणा में लगा देंगे। क्या मजाक है भाई, ये तो मजाक हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पेड़ हजारों साल पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं, आप एकदम से इसको काट दोगे, इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, 300 साल मतलब बहुत लंबा समय है ये। फंगाई नेटवर्क्स हैं, मतलब ये इकोलॉजी है पूरी, एक फूड चेन है, ये काम कर रही है लोगों को जान देने के लिए। यस, लोगों को ये जान, लोगों को सांस दे रही है, जो निकोबार है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है कार्बन नेटवर्क का, फंगाई नेटवर्क का। रेयर इंसेक्ट यहां पे मिलते हैं, चिड़िया आती है, बर्ड, जो अल्टीमेटली ये सब क्या, सब मानव को ही तो फायदा करता है, ये जितनी भी चीजें हैं। सॉइल बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट, यूनिक ह्यूमिडिटी साइकिल्स हैं यहां पे, और कोरल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल्स तो आप देखिए, कोरल्स को तो आपको छूने ही नहीं है, बिल्कुल छूने का ही नहीं, रिक्स है रे बाबा, कोरल्स को नहीं छूने का। कोरल्स गई तो इंसान गया। सबसे ज्यादा कार्बन कोरल एब्जॉर्ब करते हैं। रेन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, ये समुद्र के जंगल हैं अगर आपने कोरल्स को खत्म किया तो। दूसरा, लेदर बैक टर्टल्स कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या वो भी फ्लाइट से उड़ेंगे, चश्मा लगा के वो भी शिप से बढ़िया जा रहे घूमने? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स है, क्योंकि यहां पे मैंने बताया ना कि लोग, ये टर्टल जो है अंडे देने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, को मिट्टी खोद खोद के पोर्ट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। इनका क्या होगा? शिप्स विल क्रिएट नॉइस, आर्टिफिशियल लाइट्स जो है वो कंफ्यूज करेंगी। सरकार का ये कहना है, दोनों पे मैंने आपको ये तो बताया नहीं, सरकार ये कह रहा है कि देखिए रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, हम पहली बात तो पूरे आइलैंड को नहीं खत्म कर रहे हैं, ये आप क्यों नहीं समझ रहे, हम 15% को खत्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम दूसरी जगह पेड़ भी लगा रहे हैं, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि हम सारे पेड़ काट देंगे, पेड़ बचेंगे, जहां जहां डेवलपमेंट होगा वहीं वहीं कटेगा, कटेगा तो बटेगा। लेदरबैक टर्टल्स पर कोई भी हानि नहीं आएगी, हम इसका ख्याल रखेंगे, ऐसा कहा गया है। कोरल रीफ और मरीन डैमेज, जैसा कि मैंने बताया, अब उसमें भी बोला है कि हम कोरल रीफ का ध्यान रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी ना नुकसान पहुंचे। ट्राइबल और ह्यूमन इम्पैक्ट, कि भाई जो ट्राइब्स हैं उनको कहाँ रिकोलोकेट करोगे? मैंने क्या बताया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर, अभी तक कॉम्पनसेशन, अभी तक वो लड़ाई चल रही है। हंटिंग एरियाज, वाटर सिस्टम्स, यहाँ के ट्राइब्स कहाँ, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको कैसे आप काम करोगे? सरकार बोल रहा है कि नहीं, हमने बात की हुई है, हम उनको रिलोकेट करेंगे, उनकी लाइफ इसके बाद और अच्छी हो जाएगी। सुनामी और अर्थक्वेक का भी डेंजर है, कि सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 90,000 करोड़ उसमें फूंक दिए और सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो 90,000 करोड़ गए आपके। सीज़मिक एक्टिव जोन है ना, आप वहीं बनाते हो भाई, आप कुदरत से थोड़ी ना लड़ लोगे, तो क्या करोगे आप? अब सबसे बड़ी बात, विल इट बी बेनिफिशियल और डिस्ट्रक्टिव? अब यहां पे हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिवली सोचना पड़ेगा। इट इज बोथ। क्या हमको ध्यान देना है? देखिए, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोलॉजी को ही खत्म कर दो।
और जो इस पर राजनीति हो रही है उसको आप भूल जाइए दोस्तों। ये सब जो चीज़ें बताई जा रही ना, जो राइट और लेफ्ट आपस में भिड़े हुए, आप उसको छोड़िए। आप ये समझिए कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास है, हमारे पास एक आइलैंड है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इससे आपको शिपिंग लेन्स मिलेंगी, आपको नेवल रीच मिलेगी, मैरीटाइम ट्रेड मिलेगा, सब कुछ। और अगर इसको सही से डेवलप कर सकते हैं तो चाइनीज एक्सपेंशन को आप रोक सकते हैं। नो डाउट चाइना के पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऐसा नहीं कि खाली मलक्का जो इतना ज्यादा हुआ फैलाया जाता है, उसके पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन यस, आप चाइना को चोट पहुंचा सकते हो क्योंकि वो भी रूट को आप कंट्रोल कर सकते हो यहां पे, और नेवल मॉनिटरिंग इंप्रूव होगी। इंडियन नेवी के लिए वरदान होगा ये। इंडियन ओशन को यहां से कंट्रोल किया जा सकता है गुरु। भारत का ये जवाब हो सकता है कि यहां से हम इंडियन ओशन को, और इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही है पकड़ चाइना की। हम इतनी बात कर रहे हैं, हम इतना सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, चाइना एक सेकंड नहीं सोच रहा है। आइलैंड के आइलैंड तबाह कर रहा है वो, और घुसता जा रहा है। कैसे रोकोगे आप? आपको रोकने की जरूरत है, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, और जब देशों के हित यहां पे जुड़ेंगे ना, तो देश भारत को सपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? जो जायंट टाउनशिप बनाई जा रही है, भयानक, ह्यूज पॉपुलेशन को यहां पे बसाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल एक्सपेंशन और लार्ज अर्बनाइजेशन। स्मार्टर पाथ बनाइए। मेरा मानना यह है, मैं क्या समझता हूं, कंट्रोल्ड डेवलपमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों को रखिए, प्रॉपर असेसमेंट करिए। और यहां जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर लेआउट यहां पे, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि हमको तो बताया नहीं जाता है, रात में बिल आता है, सुबह पास हो जाता है। बहस तो करिए महाराज, विपक्ष को भी सेटिस्फाई करिए। अगर कोई भारत के लिए सिक्योरिटी नीड है, कोई चीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए की जा रही है, तो हर कोई इसको मानेगा, और बिल्कुल मानेगा। बीजेपी की एक प्रॉब्लम है कि वो बता नहीं पाती लोगों को, उनको लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? इकोलॉजिकल लिमिट्स रखिए, ठीक है? आप थोड़े बहुत पेड़ काट सकते हैं, लेकिन देखो मैं तो भाई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि एक पेड़ भी कटे, बट क्योंकि ये सिक्योरिटी नीड है तो पूरी तरीके से नहीं, इकोलॉजिकल लिमिट सेट करिए, कहां का हो सकता है, कहां का नहीं, और स्मॉलर फुटप्रिंट रखिए। इतनी बड़ी टाउनशिप, इतने बड़े पावर प्लांट मत बनाइए आप। स्मार्ट प्रोजेक्ट, सिंगापुर इज वेरी स्मार्टली डिजाइंड, हांगकांग इज वेरी स्मार्टली डिजाइंड। उन्होंने इकोलॉजी का ख्याल रखा है, तगड़े से रखा है। इकोलॉजी और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स फोकस है, मेन इन्वायरमेंट है, तो मिलिट्री यहां पे ऑलरेडी तैनात है, मिलिट्री को प्रोजेक्ट दीजिए। दैट्स व्हाट आई फील। रोड्स बीआरओ से बनवाइए, मिलिट्री इंजीनियर्स आए, किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं, वो अपना सोचेंगे। सीधा मिलिट्री को आप इन्वॉल्व करिए, नेवी को आप इन्वॉल्व करिए, वो दिमाग लगा के प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और वो सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम हार्म हो, कम से कम नुकसान हो। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन डेंजरस हो सकता है, दैट्स व्हाट आई फील। सो प्रोजेक्ट इज द नीड ऑफ द आवर, ये चाहिए इस तरीके का प्रोजेक्ट, बट अगर हम कंट्रोल्ड डेवलपमेंट करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।